अवंती लाइव करके यूट्यूब चैनल है ना, उस पे मिल जाएगा आपको क्लासेस भी सारी। ओके, सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो। रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं इसमें सारी, है ना। उसमें और दूसरे टॉपिक्स भी मिल जाएंगे तुम्हें पढ़ने हो ना, दूसरे टॉपिक्स, क्योंकि इसमें बहुत जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं ना अवंती में, और जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारी उस पे जाके रिकॉर्ड होती है, मतलब उस पे जाके अपलोड होती है, सॉरी। तो यू कैन फाइंड अदर टॉपिक्स ऑल्सो उस पे, ठीक है, क्लासेस ऑफ अदर टॉपिक्स। चालू करते हैं यार, सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं, है ना। वर्क पार ये तो हमारा हो गया था, बट बिफोर स्टार्टिंग द सर्कुलर मोशन, आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे सारे। काइनेमेटिक्स बोलते हैं इसको बेसिकली, सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स, है ना, वो पढ़ेंगे सारी। लेकिन बिफोर दैट लेट्स प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। वर्क पर एनर्जी तो हमने कर ही लिया है क्योंकि कंप्लीट, राइट। यस यस सर। सवाल तुम्हारे सामने है। एक ब्लॉक है ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट h onto a spring of force constant k. The maximum compression in the spring is x. देन आपको ये बताना है कि वैल्यू कितना होगा इसका। आपको बताना है कि इक्वेशन बना के बतानी है आपको बेसिकली, कि इक्वेशन क्या बनेगी, या फिर आप मेरे को सॉल्व करके भी बता सकते हो एक्स की वैल्यू, ठीक है, दैट ऑल्सो यू कैन टेल, ठीक है। बट आप एक काम करना, वो एक्स की वैल्यू से बेटर है आप इक्वेशन बना के बता देना मुझे इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा। सवाल तो समझ में आया ना, या नहीं आया है? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया है? हाँ या ना में जवाब दो। सर रिपीट कर दीजिए। नहीं आया है, चलो एक डायग्राम बना देता हूँ तुम्हारे लिए। वैसे तो क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है, हमें खुद को ही बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी आई मेक अ डायग्राम, थोड़ा उससे शायद समझ में आ जाएगा। एक एम मास का ब्लॉक है, ठीक है, जो कि तुम्हारी स्प्रिंग लेट से यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। ऐसे स्प्रिंग रखी हुई है और इस स्प्रिंग से एच हाइट की दूरी पे है ये, ठीक है। अब इसको एम मास के ब्लॉक को तुमने, जो कि इनिशियली रेस्ट पे था, इसको ड्रॉप कर दिया, है ना, यहाँ पे ऐसे ड्रॉप हो गया। अब अगर ये ड्रॉप हुआ है तो एक बात बताओ, क्या ये सबको समझ में आ रहा है कि ये स्प्रिंग पे जब गिरेगा तो इसको कंप्रेस करेगा कुछ? यस सर। नीचे की तरफ जाएगी ना स्प्रिंग यहाँ पे, यस सर। यहाँ तक लेके जाएगा लेट से, ठीक है। तो इसका जो कंप्रेशन आएगा ना, उसको बोल रहा है कि एक्स डिस्टेंस तक कंप्रेस हो गई है लेट से कि मैक्सिमम कंप्रेशन जो है आपकी स्प्रिंग का वो है एक्स, ठीक है। तो तुमको मुझे इक्वेशन बना के बतानी है बेसिकली एक्स के टर्म्स में, क्या इक्वेशन बनेगी इसमें, है ना। एक्स की वैल्यू भी निकालनी है वैसे तो, पर आप मुझे पहले इक्वेशन बना के दिखा सकते हो, वैल्यू फिर आप बाद में निकाल लेना, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको? यस Yes, सर। yes, sir. ऑलराइट, करो सॉल्व करो। अभी जो डायग्राम बनाया ना मैंने, ये तुम्हें खुद को बनाना सीखना है, क्योंकि पेपर में कोई आपको एड तो मिलेगी नहीं, हेल्प तो मिलेगी नहीं। हाँ बोलो, अजय कुमार, क्या डाउट है बेटा? Sir, how to draw diagram according to the question? Okay, so line to line you need to understand that what the question is seeking from you, ठीक है। एज इन लाइक आपको यहाँ पे दे रखा है ब्लॉक ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट, तो मेक अ ब्लॉक ऑफ मास m, है ना, समवेयर। अगर वो बोल रहा होता कि ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है तो आपको ग्राउंड पे बनाना होता, अदरवाइज यू कैन नॉट अज्यूम कि ये ग्राउंड पे है, ठीक है। इट विल बी समवेयर एल्स, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दैट। आगे क्वेश्चन पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बोल रहे ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, तो यहां से क्लियर हो गया कि किसी हाइट पे ऑलरेडी ब्लॉक था, उसको ड्रॉप कर रहे हो तुम, और कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहे हो, एच हाइट से ड्रॉप कर रहे हो। लेकिन अभी ये जो एच हाइट है ये कहाँ से दे रखी है, तो आगे पढ़ते हैं में भी पता चल जाए। ऑन टू अ स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग पे एच हाइट से गिर रहा है ब्लॉक,
तो सिंपल सी बात है कि एक स्प्रिंग बनानी है जो कि मैं लेट से ग्राउंड पे रखी होगी, और उस स्प्रिंग के ऊपर h हाइट की डिस्टेंस पे m मास का ब्लॉक रखा हुआ था या हवा में था जो कि ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो एक बेसिक सा डायग्राम आप बना सकते हो इससे। और ये तो कॉमन सेंस की बात है ना बेटा कि स्प्रिंग पे अगर m मास का ब्लॉक गिरेगा तो स्प्रिंग तो कंप्रेस ही होगी ना। कोई भी चीज पे अगर कोई चीज गिरती तो नीचे की तरफ पुश होती ना वो, है ना। Yes, sir. So that's how we got an idea that we should make some sort of this diagram. Yes, sir. Thank you. ओके बच्चा, करो सॉल्व करो, आंसर निकाल के बताओ क्या आ रहा है, क्या इक्वेशन बन रही है। वेरी गुड, तो फ्यू आई हैव गॉटन फ्यू आंसर्स। आर्यन का निकला है mgh प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, प्रतीक्षा का भी ये निकला है, नागेश का निकला है mgh इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके यार ये बाकी बच्चे रिप्लाई क्यों नहीं, आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं। एक बात बताओ, तुम्हें मैंने बोला हुआ है ना नहीं आता तो डिस्कस लिख दो। हम्म, बेटा 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है कोई भी क्वेश्चन में, अगर लग रहा है तो फिर हमको उसको स्किप करना है फिलहाल के लिए, क्लास के लिए स्पेशली स्पेशली। ठीक है, mgh इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके ओके कूल। देखो समझने वाली बात है, अगर हम सिस्टम को समझें या सिस्टम माने, इनिशियली दोनों चीजें रेस्ट पे थी क्या। Yes, sir. Yes, sir. हमारा ब्लॉक भी किस पे था, रेस्ट पे इनिशियली, और ये भी रेस्ट पे थी, स्प्रिंग भी यस सर। इनिशियली। ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्लॉक नीचे आया तो स्प्रिंग भी मूव करी। अब मूव मतलब उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी स्प्रिंग की तब होती है जब वो ऑसिलेट करती है। ऑसिलेशन समझते हो ऐसे, कभी देखा होगा ना स्प्रिंग को ऐसे करके छोड़ दोगे तुम, ऐसे तुमने जमीन पे स्प्रिंग को ऐसे करा छोड़ दिया तो ऑसिलेट करेगी ना, कर सकती है, मतलब नॉट नेसेसरीली करेगी बट कर सकती है, देन इट माइट हैव अ वेलोसिटी। बट अगर तुम ब्लॉक को स्प्रिंग पे डाल रहे हो तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। ये बात समझ में आती है सबको। Yes, sir. बट the spring will be storing some sort of energy which will be potential energy, है ना। ब्लॉक जब गिरेगा स्प्रिंग पे तो स्प्रिंग क्या कर लेगी, कोई एनर्जी स्टोर कर लेगी ना उसमें खुद अपने आप में, है ना। अरे यार sir. जब भी कोई स्प्रिंग या तो कंप्रेस हो जाए या स्ट्रेच हो जाए मीन पोजीशन से, है ना, आइदर केस में एनर्जी स्टोर कर लेती है वो, उसमें कुछ Yes, ना कुछ sir. पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है ना। और जितना स्ट्रेच होता है ये, जितना डिस्टेंस स्ट्रेच होता है स्प्रिंग, उस उसके प्रोपोर्शन में तो आती है हाफ के एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है, यस Yes, sir. याद आ रहा है इससे कुछ। ठीक है, Sir. बस तो फिर इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है यहाँ पे हमें। जो तुम्हारी स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो रही है नीचे की तरफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, सिंस सिस्टम में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, हम कंजर्व कर सकते हैं क्या, Yes, यस sir. है ना, कंजर्व कर सकते हैं ना। जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। ठीक है, Yes, यानी sir. कि यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये सब तो ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, ब्लॉक और स्प्रिंग दोनों के लिए जीरो हो जाएगा ना काइनेटिक एनर्जी, तो बोलो हाँ या ना। Yes, sir.
Yes, sir. अब इनिशियली क्या हुआ, कोई हाथ ऊपर कर रहा है क्या? No, sir, by mistake हो गया. ओके कूल, ठीक है। तो सिंस आपका इनिशियली रेस्ट पे था, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी फॉर दैट मैटर काइनेटिक एनर्जी दोनों ही जीरो हो जाएगा, है ना, दोनों ही जीरो हो जाएगा। लेकिन Yes, लेकिन sir. आपका जो चेंज आया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, वो किसके इक्वल होना चाहिए? जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है कंप्रेस स्प्रिंग में उसके इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, जो sir. चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है should be equal to what? Elastic potential energy of spring. Potential energy. Yes, sir. ठीक है, कितना होगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है वही तो स्प्रिंग में स्टोर होगा जाके। ये बात समझ में आती है ना सबको? भाई Yes, जितना sir. ब्लॉक में Yes. चेंज आया है ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में, उतना ही तो जाके स्प्रिंग में स्टोर हो रहा है ना? भाई जितना एनर्जी में, भाई टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। बात समझ में आ रही है ना रीजन क्या है इस चीज का? Yes, क्योंकि sir. टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए हमारी, है ना? तो ब्लॉक का कितना चेंज आया टोटल? mg/h होता है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना चला है ये? h+x चला है क्या ब्लॉक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझो ना यार, h हाइट तो उसने कवर करी होगी स्प्रिंग तक आने में, है ना? और उसके बाद स्प्रिंग को भी तो नीचे लेके गया है वो ब्लॉक, x डिस्टेंस तक नीचे लेके गया है ना स्प्रिंग को भी। तो टोटल Yes, कितना sir. हो गया? h+x हो गया। समझ में आया? Yes, और यही sir. स्टोर होगा एज एन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, सो इट विल बिकम हाफ के एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? हाफ के एक्स स्क्वायर। Half kx. ठीक है, चलो भाई, आया समझ में सबको? आगे चलें। Yes, ये sir. आपकी इक्वेशन, Yes, दिस इज द sir. करेक्ट इक्वेशन। सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास, सब चीजें भी दे रखी हैं, ठीक है? इसका आंसर सबका आना चाहिए। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ट्राई टू सॉल्व इट। चैट में आंसर चाहिए मुझे सबका।
बच्चों आंसर आया क्या? Sir, option D. Yes. Option D. ऑप्शन डी आया है जी सबका? जी सर। Yes, sir. क्या बात कर रहे हो यार, सबका सॉल्व हो गया, वेरी नाइस। मैं तो सोच रहा था तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा। बहुत नहीं बढ़िया। सर, क्या आप यूज किया इसमें, क्या यूज करेंगे इसमें? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? अरे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया बेटा इसमें, सॉल्व कैसे किया ये? कैन somebody let me know if I'm audible or not? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. yes sir. यस सर। तो जो मैंने पूछा उसका जवाब तो दो यार, तुम सबने आंसर निकाल दिया, कम से कम 10-12 बच्चों ने आंसर निकाला है। तो ये तो बता सकते हो ना कैसे निकाला, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, या फिर ऐसे ही बस तुक्का मारा ABCD? अज्यूम करा है क्या आंसर को? कौन बताएगा कैसे किया? हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड। कौन बताएगा कैसे किया? किसी को नहीं पता? आर्यन, वंशिका, अजय, कोई बता दो। आर्यन बता दो। आर्यन आवाज आ रही? हमने इसमें सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी एट स्टार्ट में किया, उसके बाद इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। देन फिर हमने मैकेनिकल एनर्जी निकाली स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद हमने मिनिमम स्पीड निकाली, फिर उसके बाद हमने इक्वेशन 1 में जो v की वैल्यू थी वो मिनिमम वेलोसिटी स्पीड की वैल्यू वो पुट कर दी, और देन हमारा ये आंसर आ गया। क्या बात है यार, तुम्हें पता है मिनिमम स्पीड कितनी होती है? यस सर, ये पहले किया हुआ है हमने स्कूल में। तो बहुत बढ़िया। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको एक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। वो क्या रिक्वायर्ड है कि जो वर्टिकल सर्कल होता है ना आपका, उसमें आपको कौन से पॉइंट पे, वैसे मैंने शायद ऐसा क्वेश्चन लिया हुआ है, लिया हुआ है नहीं लिया हुआ, नहीं 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 लिया हुआ, कौन से पॉइंट पे मिनिमम स्पीड होती है, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम स्पीड होती है, सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं हम ये। ठीक है। तो जहां तक आपको रहा एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल, उससे आप एच की वैल्यू निकाल सकते हो वेलोसिटी के टर्म्स में, है ना? तो अगर आप वो भी निकाल के दे देते मुझे तो दैट वुड बी इनफ फॉर मी, क्योंकि बाकी का जो पोर्शन है वो पूरा सर्कुलर मोशन से होगा। ठीक है, उसमें आपको मिनिमम स्पीड चाहिए बेसिकली। ठीक है, बट आप लोगों ने आंसर निकाल के दे दिया, विच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। तो क्या मैं ये अज्यूम कर लूं कि तुम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ लिया है ऑलरेडी, पढ़ा हुआ है मतलब? Yes sir. Yes, Yes sir. sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो बहुत ही बढ़िया बात है यार, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं फिर तो, है ना? सर्कुलर मोशन को हम जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है उसमें। ऐसा ही है ना Yes बच्चों? sir. यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया बात है यार, ये तो अच्छा लगा मुझे सुन के। चलो क्वेश्चन करते हैं इस बात पे। एक बॉडी है जो कि इनिशियली रेस्ट पे एंड स्लाइडिंग अलोंग फ्रिक्शनलेस ट्रैक। ठीक है, ऊपर से नीचे स्लाइड हो रही है, लेट्स से। नाउ फ्रॉम अ हाइट h इट हैज बीन गिवन कि वो स्लाइड हो रही है, और सर्कल जस्ट कंप्लीट्स अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर AB इक्वल्स टू D। AB इक्वल्स टू D क्या है? डायमीटर है उसका। ठीक है, यानी कि रोल हो रही होगी वो, ये बात समझ में आती है? Yes रोल हो sir. रही होगी तो अपने डायमीटर के बराबर क्या कंप्लीट कर रही होगी? एक सर्कल कंप्लीट करके नीचे आ जाती होगी वो पूरी, है ना? यहाँ से स्टार्ट हुई, एक पूरा सर्कल कंप्लीट किया और नीचे आ गई। ऐसे चल रहा होगा उसका गेम पूरा, है ना? Yes sir. अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है, क्यों करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले क्या कर रहे हैं वो बताता हूँ। ठीक है, हो सकता है आप में से काफी बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो। ठीक है, हो सकता है आपने आंसर निकाल लिया हो लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया हो, है ना? तो मैं फिर भी इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ। तो सिंस हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो सरफेस है आपका, इंक्लाइंड सरफेस, वो फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं है उस पे। एम आई राइट? लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस। यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes sir. दिस इज द रीजन वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ, बोलो, जी। मैकेनिकल एनर्जी, है ना? Yes, sir. मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि फ्रिक्शनलेस है सरफेस। फ्रिक्शन होता तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाता, राइट? Yes, sir. उसकी वजह से कुछ वर्क डन आ Yes, जाता। sir. Yes, बहुत ही sir. बढ़िया। तो तुमको ये Yes, तो sir. समझ में आ गया है कि मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करना है। ठीक है, क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि जब मैं मैकेनिकल एनर्जी लिखूंगा तो कहीं ना कहीं उसमें mgh का टर्म भी आएगा ना, पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा ना मैं इसकी,
तो उससे मुझे हाइट मिल सकती है, एच की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि एच की वैल्यू तो पूछना चाह रहा है मुझसे, ये बोलो हाँ या ना, Yes. Yes, एच sir. की वैल्यू पूछना चाह रहा है ना। Yes, तो कम से sir. कम मैं एच के लिए एक इक्वेशन तो डिराइव करूं, उसके बाद अगर वेरिएबल्स आएंगे तो उनको सॉल्व कर लूंगा, मैं आगे देखता हूं, लेकिन कम से कम इक्वेशन तो बने। तो वो बनाने के लिए मैं मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर रहा हूँ। क्या होता है भाई, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी फाइनल। ठीक है, अब तुम लोग बताओ मुझे, टोटल एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी? सर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इनिशियल एम। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? रेस्ट पे होने की वजह से जीरो है क्या? यस सर। इनिशियल जब यहाँ पे है आपका ये ऑब्जेक्ट, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब एच हाइट पे ऑलरेडी है? तो mgh होगी पोटेंशियल एनर्जी, बोलो हाँ या ना। यस सर। अगर हम ग्राउंड को रेफरेंस लाइन मान लेते हैं और तुम्हारा ये बॉल या बॉडी जो भी है ये जब रोल करके नीचे आ गया, तो नीचे आने के बाद, ग्राउंड पे आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी क्या? Yes, sir. रेफरेंस लाइन पे आ गया है, ठीक है। और लेट्स से कि ए पॉइंट, ये तुम्हारा जो बॉल है ये नीचे आने के बाद इस तरह से आगा आता है नीचे, कि इसमें ऊपर की तरफ तो इसका बी पॉइंट बनता है और नीचे की तरफ इसका ए पॉइंट बनता है। अज्यूम कर सकते हैं, हम बी भी मान सकते थे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आ रही है सबको? हम नीचे बी भी मान सकते थे, ऊपर ए भी मान सकते थे, वो आपके मानने के ऊपर है। बस आपको जो याद रखनी है ना बात, वो ये रखनी है कि जो नीचे वाला पॉइंट है ना, उसकी वेलोसिटी कंसिडर करनी है, राइट। फाइनल वेलोसिटी ले रहे हो ना, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ले रहे हो, है ना। तो जैसे यहाँ पे ए पॉइंट आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? हाफ एम वी ए स्क्वायर। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सॉरी, समझ में आया सबको? हाफ एम वी ए स्क्वायर क्यों लिखा मैंने? यानी ए पॉइंट पे जो एनर्जी है, सॉरी वेलोसिटी है, वो मुझे लिखनी पड़ेगी, राइट? Yes, राइट, sir. है ना। Yes, sir. Yes, sir. राइट, बहुत बढ़िया। तो आपको ये बताना है कि एच हाइट की एच जो वैल्यू है वो डी के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है, यानी ए बी या डायमीटर, उसके रिस्पेक्ट में एच की वैल्यू कितनी है आपको, ठीक है। तो मुझे यहाँ से एक इक्वेशन तो मिल गई है, एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम वी ए स्क्वायर, या फिर एच इक्वल्स टू कितना आ रहा है? V square upon 2G. वी ए स्क्वायर अपॉन टू जी, Yes, ये आ sir. रहा है क्या? ठीक है, तो एक इक्वेशन मेरी ये बनती है। अब थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन का यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। जो ये पूरा सर्कल है ना आपका, पूरा जो बोल रहा है ना, एक पूरा सर्कल मार के आता है नीचे सर्कल कंप्लीट करके, तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो आपका पॉइंट है ना, ए पॉइंट, वो नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है। जो ए पॉइंट है आपका वो नीचे की तरफ रहेगा, जिस पॉइंट की आप वेलोसिटी लिख रहे हो ऑब्वियसली। तो ये वाला लॉजिक समझ में आया सबको कि ए पॉइंट नीचे क्यों आ रहा है और उसी की वेलोसिटी क्यों लिख रहे हैं? Yes, sir. नहीं समझ में आया? अगर आपका सर्कल कंप्लीट होना है ना, जैसे ये बॉल है, ये रोल हुई ऐसे ऐसे रोल होके आगे गई, और यहाँ पे मान लो इसका सर्कल कंप्लीट हो गया, तो वापस से यहाँ पे आने के बाद जो ए पॉइंट है ना, वो नीचे ही आके रुकेगा। यहाँ पे जब आप फोटो ले लोगे ना इसकी, जब ये यहाँ पे नीचे आ जाएगी, तब जब फोटो लोगे तो ये ए पॉइंट वापस से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट पे ही वेलोसिटी लिखनी है। अब इस पॉइंट पे सर्कुलर मोशन जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि जो वी ए होता है वो क्या होता है? वी मिनिमम होता है क्या, Yes, sir. Yes, sir. है ना। वी ए वुड बी इक्वल टू वी मिनिमम, और वी मिनिमम की वैल्यू सर्कुलर मोशन में क्या होती है भाई, पता है किसी को? Under root 5GR. अंडर रूट 5 जी आर, वेरी गुड। Root 5G. अंडर रूट 5 जी आर, इसमें आर क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन का, जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस, Yes, sir. है ना। जी की वैल्यू तो पता ही है तुम्हें क्या होती है। बहुत ही बढ़िया, अब तो काफी इजी हो गया तुम्हारे लिए करना, क्योंकि आर जो होगा वो क्या होगा? डी बाई टू होगा क्या, Yes, Yes, sir. ठीक है। तो डी बाई टू रख दो यहाँ पे, अंडर रूट 5 जी डी कितना हो जाएगा? वी मिनिमम अंडर रूट 5 जी डी बाई टू हो जाएगा क्या, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अंडर रूट 5 जी डी को वी ए की जगह रख दोगे तो आपका एग्जैक्टली डी के टर्म्स में ही आंसर आ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. इसको उठा के लिखना है बस, इसको पिक करना है, इस वैल्यू को पिक करना है और यहां रख देना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है।
डी ऑप्शन इज द राइट आंसर आई गेस, 5/4D। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. सर्कल कंप्लीट करा उसने, तो जो सर्कल कंप्लीट हुआ तो जो पॉइंट नीचे आएगा आपका, उस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी लिखनी है, ठीक है, तभी सर्कल कंप्लीट हो पाएगा बेसिकली। अदरवाइज अगर आप किसी ऊपर वाले पॉइंट की लिखोगे वेलोसिटी, तो सर्कल कंप्लीट कैसे हुआ? वो तो हवा में रह गया ना बेटा। ये बात समझ में आई सबको? वो तो ग्राउंड तक आ ही नहीं पाया। अगर आप सर्कुलर बॉडी के ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी कंसिडर कर लोगे, या बीच वाले या साइड वाले की कंसिडर कर लोगे, तो वो तो बेटा सर्कल कंप्लीट करके थोड़ी आया है। रीजन समझ में आया ना सबको कि नीचे वाला पॉइंट कंसिडर क्यों कर रहे हैं हम? Yes, sir. क्योंकि सबसे पहले वही टच कर रहा है ग्राउंड पे, तो जो भी पॉइंट टच करेगा ग्राउंड पे, उस पॉइंट पे वेलोसिटी लिखनी है। तो हम एक सर्कल में, हमें पता है कि जो सबसे लोअर पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी होती है √5gr, तो हमने वो कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, ठीक है। बाकी तो इस चीज की टेंशन मत लो कि ये कहाँ से आया, ये अभी हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो अभी पढ़ लेना। आगे चलें बच्चों? Yes, sir. ठीक है, लेट्स बिगिन विद सर्कुलर Yes, मोशन। sir. चलो, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने बताया मुझे कि आप लोगों ने पढ़ रखा है, अधिकतर लोगों ने, तो बहुत ज्यादा डिटेल में वी विल नॉट गो, बट आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, है ना, सब चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो कौन बताना चाहेगा भाई क्या होता है सर्कुलर मोशन? अरे जो नाम, बेटा जो नाम है वही होगा ना, एक्सप्लेनेशन भी क्या होगी इसकी? बेसिक ही तो होगी, जो नाम है उसके हिसाब से The एक्सप्लेनेशन। motion in any circle is called circular motion. आवाज नहीं आ रही आपकी, एक बार फिर से बोलो। Sir, motion in any circle is called circular motion. तो इफ एनी बॉडी और इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग और अलोंग द सर्कुलर पाथ और आर्क, ठीक है, आर्क के अलोंग मूव कर रहा है ना, तब भी सर्कुलर मोशन कंसिडर किया जाएगा। ये बात समझ में आती है सबको? एक बेसिक मिसकंसेप्शन है ये लोगों के दिमाग में कि पूरा सर्कल अगर घूमा है तो ही सर्कुलर मोशन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई सेमी सर्कल में मूव कर रहा है, अगर कोई सेमी सर्कल में मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन नहीं हुआ क्या वो? Yes, होगा। है ना? अरे दोनों ही होंगे ना। अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो भी सर्कुलर मोशन है, ऐसे मूव कर रहा है तो भी सर्कुलर मोशन है। ये समझ में आता है ना सबको? ये बात क्लियर है सब, है ना? सो यू कैन टेक एनीथिंग, it would still be circular motion. The only condition is it should be an arc or a circle, ठीक है? तो आर्क हो या सर्कल, स्ट्रेट लाइन में नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं, कुछ बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में आपको मैं कुछ ऐसी चीजें, बेसिक चीजें बता दूंगा जो कि पूरे चैप्टर में काम आने वाली, उसके बाद आप बहुत इजीली सारी चीजें याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से कि एक सर्कल है, कोई पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा, है ना। बना लेते हैं, इसमें यहाँ पार्टिकल बना लिया लेट्स से, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन है तो कुछ ना कुछ रेडियस भी रही होगी इसकी, इस पार्टिकल की। Yes, sir. ये पार्टिकल अगर सर्कल की सरकमफेरेंस पे है तो ये सेंटर से कितने डिस्टेंस दूर होगा? रेडियस के बराबर दूर होगा, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. लेट्स से आफ्टर मूविंग ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, बिल्कुल मूव किया इसने और ऊपर आ गया। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं क्या? Yes, sir. Yes. इसने जो मूव किया है सर्कुलर आर्क में, ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ी हुआ, ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ना बेटा, Yes, sir. राइट? Yes, sir. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, सो थीटा विल बी, लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है ना? अच्छा, ये डिस्टेंस भी आर हो जाएगी, ये डिस्टेंस भी आर हो जाएगी, एक ही बात है वो तो, ठीक है। और ये आर, आर है क्या? अगर मैं इसका वेक्टर लिखना चाहूँ, मान लो मैं आर कैप लिखना चाहूँ, आर कैप, तो क्या हो जाएगा? क्या वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस? Yes, sir. Yes, अगर sir. मैं आर कैप लिखना चाहूँ, क्योंकि अगर मुझे वेक्टर्स की जरूरत पड़ी, ठीक है, डायरेक्शन के साथ हो रहा है ना, क्योंकि सब चीजें यहाँ पे, तो अगर वेक्टर की जरूरत पड़ी तो मुझे रेडियस का भी वेक्टर चाहिए रहेगा, है ना। सो दिस इज यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर, आर कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग द, क्या? अलोंग द रेडियस, Yes, sir. ठीक है। रेडियस के अलोंग या रेडियस की डायरेक्शन में आपको आर कैप मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है।
अगर हम एक टेंजेंट बनाना चाहें इस पे, ठीक है, अगर एक हम टेंजेंट बनाना चाहें इस पे, इस पार्टिकल पे अगर हम टेंजेंट बनाना चाहें, सर्कल में तो मूव कर ही रहा है ये, तो टेंजेंट बनाई जा सकती है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उसका भी एक वेक्टर बना सकते हैं क्या? इसको अलग कलर से बना देते हैं, लेट्स से ये ऐसे बनाया हमने, लेट्स से इसको टी बोल देते हैं टेंजेंट को। तो टी कैप जो होगा, टी कैप, पहले मैं बेसिक यूनिट्स मतलब बेसिक सारी क्वांटिटीज डिफाइन कर रहा हूँ, पैरामीटर्स डिफाइन कर रहा हूँ, बाद में इसका यूजेस देखेंगे कि क्या यूज आ रहा है इसका। टी कैप जो होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर Yes, sir. इन द डायरेक्शन अलोंग क्या, Tangent. टेंजेंट। Yes, sir. ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ Yes, सबको? sir. Yes, ठीक sir. है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आर कैप की वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? भाई टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे था, यहाँ पे था टी इक्वल्स टू 0 पे, और टी इक्वल्स टू टी पे ये चला गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये इसको मैं टी को कुछ और लिख देता हूँ, कैपिटल टी लिख देता हूँ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ये टेंजेंट, ठीक है, तो ये टेंजेंट का कैप हो गया, ठीक है। अगर t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, t इक्वल्स टू टी पे एक डिस्टेंस, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कर लिया, तो मैं तुमको ये पूछ रहा हूँ कि आप आर वेक्टर जो होगा उसकी वैल्यू लिख सकते हो क्या, उसका, उसके कंपोनेंट्स लिख सकते हो Yes, क्या आप? sir. आर कैप की वैल्यू लिख सकते हो क्या? क्या होगी बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर कैप? देखो ये कुछ ऐसे बन रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में आफ्टर टाइम टी, इस डायरेक्शन में तुम्हारा आर कैप आ रहा होगा क्या? Yes, sir. और अगर इस डायरेक्शन में आर कैप आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में लेट से आपका टेंजेंट वेक्टर आ रहा होगा, टी कैप आ रहा होगा। दिख रहा है सबको कैसे हम सर्कल पे बना रहे हैं आर Yes, कैप? sir. ठीक है, Yes, तो sir. हाँ राइट, तो अगर थीटा एंगल बन रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लो या कुछ भी ले लो, ओरिजिनल पोजीशन से थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, तो क्या आप आर कैप लिख सकते हो क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. बताओ क्या होगा, यस सर, क्या आंसर चाहिए मुझे? अच्छा मैं लिखता हूं, तुम लोग बताना तुम्हें समझ में आया नहीं आया। विल आर कैप बी कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप? अगर मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक करके लिखता हूं इसको, अगर मैं कंपोनेंट में ब्रेक करके लिखता हूं उसको, तो cos थीटा वाला कंपोनेंट तो x डायरेक्शन में आ जाएगा आई कैप की डायरेक्शन में, और y कैप की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, j कैप की डायरेक्शन में, सॉरी, साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा, Sin theta. राइट? बात समझ में आई Yes. सबको? बात समझ में आई सबको? Yes. अब सिंस आपका टी कैप परपेंडिकुलर है, टी कैप आपका परपेंडिकुलर है आर कैप से, तो टी कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी कैप विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। समझ में आया? दोनों परपेंडिकुलर है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। जो आपका वर्टिकल है उसके साथ टी कैप कितना एंगल बना रहा होगा, वर्टिकल अगर आप बनाओगे इसमें, इसको थोड़ा ढंग से बनाते हैं एंगल पे, ये आपका बन गया वर्टिकल और ये आपका बन गया टी कैप। ये भी थीटा एंगल होगा क्या, देख के बताओ, Yes, sir. है ना? और ये वाला Yes, sir. कितना होगा, 90 माइनस थीटा? Yes, sir. अरे हाँ ना, Yes. ये आर कैप वाला डायरेक्शन है, ये जे कैप वाला डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन, दिख रहा है सबको? अरे यार आर कैप और टी कैप तो 90 डिग्री पे है ना एक दूसरे से, नहीं समझ में आया? Yes, sir. बेटा किसी भी सर्कल में रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे नहीं होते क्या, मैथ्स की बेसिक प्रॉपर्टी है, पढ़ा है हमने, पढ़ा है Yes, ना, sir. सर्कल में रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री
है ना? Yes, sir. इसी को यूज कर रहे हैं, बस वेक्टर ही तो बना दिया है, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? रेडियस और टेंजेंट ही है वो, बस उनका यूनिट वेक्टर लिखा है, डायरेक्शन के लिए लिखा है वो भी, ठीक है? तो इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करूंगा आर वेक्टर को और टेंजेंट वेक्टर को। अब इसका यूज क्या आएगा वो आगे देखेंगे, पर यहां तक समझ में आया क्या? सर रिपीट कर दीजिए। देखो हम है ना रेडियस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर लिखना चाहते हैं, क्योंकि हम एक सर्कुलर मोशन में जो जो चीजें डिफाइन करने वाले ना, वो तो या तो रेडियस के अलोंग होगी या टेंजेंट के अलोंग होगी। भाई कोई भी सर्कुलर मोशन तुमने अगर पढ़ा हुआ है, तुम बोलो तुमने पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि मेनली जो फोर्सेस लग रहे होते हैं सर्कुलर मोशन में, वो दो ही डायरेक्शन में लग रहे होते हैं। एक तो रेडियली लग रहे होते हैं अलोंग द रेडियस, और एक टेंजेंशियली लग रहे होते हैं अलोंग द टेंजेंट। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. अरे Yes. Yes, sir. बात भी है बेटा, याद है मैंने एक एग्जांपल बताया था कि एक रोप से, एक रस्सी से तुमने एक स्टोन को बांध दिया, एक स्टोन लिया, उसको एक थ्रेड से, एक रोप से बांध दिया, और तुम ऐसे घुमा रहे हो गोल गोल। तो ध्यान से समझो एक Yes, बात, sir. एक तो तुम इसको अपनी तरफ टेंशन फोर्स जो लगेगा तुम्हारी तरफ लगेगा, स्ट्रिंग में, धागे में तुम्हारी तरफ लगेगा ना टेंशन Yes, फोर्स। sir. Yes, sir. तो तुम्हारा जो धागा है वही तो रेडियस है उसकी, जो पार्टिकल बंधा हुआ है आगे जो घूम रहा है गोल गोल, उसकी रेडियस क्या होगी? तुम्हारा धागा ही तो होगा, ये थ्रेड ही तो होगा जो घुमा रहा है Yes, उसको, sir. है ना? तो एक तो तुम्हारे धागे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो तुम खुद भी लगा रहे हो, खींच रहे हो ना तुम उसको, पुल कर रहे हो एक तरह से, ठीक है? और एक जो पार्टिकल है वो सर्कल में घूमने के लिए उसके पास एक अलोंग द टेंजेंट भी वेलोसिटी होगी क्या, जो उसको डायरेक्शन देगी, Yes, sir. Yes, है ना? sir. दैट्स व्हाई वी वांट टू फाइंड आउट सबसे पहले, बिफोर वी स्टार्ट विद एनीथिंग, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेलोसिटी, जब इसकी हम सब बातें करेंगे, पर जब इन सब की बातें करेंगे उससे पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि रेडियस और टेंजेंट जिनके अलोंग हम सब चीजों को निकालना चाह रहे हैं, उनका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, मतलब इन द टर्म्स ऑफ थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, उसके टर्म्स में कैसे लिखेंगे, ठीक है? तो हमने वो लिखे हैं आर कैप और टी कैप। अभी क्लियर है? Yes, sir. आगे चलें, ठीक है? तो अब Sir. वो बातें करते हैं जो हमारे क्वेश्चन में काम आने वाली है। बेसिकली कॉस थीटा साइन थीटा तो निकाल लोगे ना यार, ये एंगल्स वगैरह तुम्हें दिए हैं बना के, उससे निकल जाएंगे ना, ये नहीं Yes, निकल sir. पाएंगे? अगर बेटा यूनिट वेक्टर होता है तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा। मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में आ नहीं रहा शायद, इसलिए तुम चुपचाप धीरे धीरे यस सर बोल रहे हो। मैं आर कैप के लिए निकाल के बता देता हूँ, टी कैप का तो निकाल लोगे खुद से फिर। अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलो। Yes, sir. लेट्स से ये, Yes, लेट्स से आर कैप इधर था, आर कैप, आर कैप का मतलब क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो यार एक बात बताओ, ये अगर थीटा है और ये मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये वाली डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इसका वो कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा ही तो होगा। और आई कैप तो लिखते ही हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। Yes, sir. और वर्टिकल डायरेक्शन में अभी तक फोर्स रिजॉल्व कर रहे थे तब भी तो लिखते थे तुम ये सब कंपोनेंट्स, फिर अब एकदम से कैसे भूल गए? ये हो जाएगा 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा जे कैप। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इन दोनों को ऐड करके ही तो लिखते हैं हम वेक्टर, जब लिखते हैं तो। अरे एक्स और वाई कंपोनेंट को ऐड करके ही तो लिखते हैं, अगर जेड में होता तो जेड कंपोनेंट भी ऐड कर देते हैं, है ना? Yes, तो sir. कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप ही तो लिखा है मैंने, देखो ये देखो, कुछ और लिखा है क्या यहाँ पे? No, sir. No, अब बताओ sir. समझ में आया कैसे लिखा है? Yes, sir. Yes. समझ में आ गया? सिमिलरली टी कैप भी लिख लोगे, टी कैप लिख पाओगे अब? Yes, sir. Yes, sir. टेंजेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख सकते हो ना भाई? Yes. बोलते नहीं हो यार तुम लोग, बिल्कुल मैं ही बोलता रहता हूँ पूरे Yes, टाइम। sir. Yes, sir. आगे चलते हैं। Yes, अब sir. मैं थोड़ा सा पेसअप कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा जल्दी जल्दी हम डिफाइन करते हैं सारे पैरामीटर्स, क्योंकि क्वेश्चंस तो आज चालू भी नहीं होंगे, आज तो केवल पैरामीटर्स डिफाइन होंगे, क्वेश्चंस तो कल चालू होंगे। जो वेलोसिटी वगैरह एक्सेलरेशन वगैरह पे क्वेश्चंस करेंगे ना, वो कल करेंगे। तो आज वाला लेक्चर कम से कम हम पैरामीटर्स वाला थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, वरना इसमें भी टाइम लग जाएगा, तो कल फिर से ये पढ़ना पड़ेगा अगली अगली क्लास में, मतलब, ठीक है? तो जो पूछूंगा उसका जवाब टाइम से देना, ठीक है? चलो भाई देखो ध्यान से। अच्छा आर कैप तो हमने लिख लिया, अगर हमको आर वेक्टर लिखना होता है तो क्या हम आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि आर कैप को? ये वेक्टर में Yes. पड़ा हुआ है, Yes, Yes, sir. sir. पता है ना सबको? आर कैप का मतलब यही होता है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। Yes, sir. Yes, sir. तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया है हमने, ठीक है? चलो आ गया समझ में सर। पहले तो आप यूनिट वेक्टर लिख रहे थे, अब आप बोल रहे हो कि मैं आर वेक्टर ही लिखूंगा,
Yes, sir. यानी कि रेडियस के अलोंग में आर वेक्टर लिखना चाहता हूँ। ठीक है, लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। टी कैप और आर कैप तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, नाउ आर कैप विल बी इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इस आर कैप को या यूनिट वेक्टर को जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी आर बाई डी थीटा निकालना चाहेंगे हम, तो क्या आएगा? कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो डी आर बाई डी थीटा क्या आ जाएगा? डी आर कैप बाई डी थीटा क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और यही तुम्हारा टेंजेंट वेक्टर भी था क्या? Yes, sir. यानी कि डी आर बाई डी थीटा, डी आर कैप बाई डी थीटा जो है वो टी कैप के बराबर है। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. यहां से एक इक्वेशन भी मिल जाती है, एक रिलेशन मिल जाता है बेसिकली। आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर में एक रिलेशन मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, ये रिलेशन ड्रॉ करने के लिए हमने ऐसा किया है। हाँ इरम बोलो। अगर हम आर वेक्टर को आर इंटू आर कैप लिख सकते हैं तो टी वेक्टर को टी इंटू टी कैप लिख सकते हैं। ऑब्वियसली बेटा, हर वेक्टर को आप ऐसे लिखते हो। यूनिट वेक्टर है टी कैप, ठीक है, और टी वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर नहीं है, उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। जैसे आर वेक्टर आपने लिखा तो हमको पता था कि उसका मैग्नीट्यूड आर ही है, इसलिए लिखा है हमने वो। क्या ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। आर वेक्टर जो हमने लिखा ना वो जानबूझ के लिखा है क्योंकि हमें उसका मैग्नीट्यूड पता था। टी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता है। बाकी सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. आर वेक्टर का तो बेटा ये पता है ना, सीधा सीधा रेडियस के बराबर ही मैग्नीट्यूड होगा, जितना रेडियस है उतना आर वेक्टर होगा, है ना? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रखा है ना? चलो भाई, यस सर। वेक्टर वेक्टर हो गया बहुत ज्यादा, वेक्टर वेक्टर खेल लिए बहुत ज्यादा। अब आगे चलते हैं, सर्कुलर मोशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कोई पार्टिकल, बेटा देखो एक्चुअली क्या, सर्कुलर मोशन इज नॉट अ चैप्टर ऑफ फिजिक्स देखा जाए तो, इसमें अधिकतर चीजें मैथमेटिक्स की है। ठीक है, इसलिए ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही है अभी, और भी आगे भी यही सब चलेगा। उसका रीजन सिंपल सा है, जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो तो कुछ ही है, थोड़े से ही है, लेकिन मैथमेटिक्स ज्यादा है। ठीक है ना, कैलकुलेशंस थोड़ी ज्यादा है। तो एक बार हम इसको देख लें, उसके बाद जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा समझ में, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो, है ना? चलो भाई, तो डी आर कैप हो गया डी थीटा इंटू टी कैप, डी टी कैप भी हो सकता है डी थीटा इंटू माइनस आर कैप। ये पता है सबको, ऐसे लिख सकते हैं हम। अगर हम ए कैप को लिख रहे हैं पी टाइम्स बी कैप, तो हम बी कैप को क्या लिख सकते हैं? पी टाइम्स माइनस ए कैप लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. है ना? Yes, सेम sir. चीज वी हैव रिटन ओवर हियर ओनली, यही लिखा है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो आर वेक्टर हो गया आर इंटू आर कैप, ये तो पहले भी डिफाइन कर रखा था। लेकिन अब इस आर वेक्टर को अगर हम टी से टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, डी आर बाई डी टी लिख दूं मैं, तो क्या वो मेरा वेलोसिटी वेक्टर भी बन जाता है क्या? डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू वी, याद करो। यस सर। वेलोसिटी नहीं होता था बेटा, डी एक्स बाई डी टी, है ना? तो डी आर बाई डी टी वी वेक्टर बन जाएगा, है ना? अच्छा, डी आर को तुमने ऑलरेडी लिख रखा है आर इंटू डी आर कैप, राइट? आर इंटू डी आर कैप, बोलो हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और डी आर को तुमने लिख रखा है, डी आर कैप को डी थीटा इंटू टी कैप। ये देखो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना? तो मेरा क्या बन जाएगा? वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर क्या बन जाएगा? आर इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू टी कैप। बोलो हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes, sir. यानी कि मुझे कौन सी स्पीड मिली है? मुझे मिली है आर ओमेगा इंटू टी कैप, आर ओमेगा इंटू टी कैप। और ओमेगा क्यों? क्योंकि ओमेगा होता ही ये है डी थीटा बाई डी टी। अरे एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं ना इसको, Yes. क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर वेलोसिटी। है ना, जो कि क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, यानी कि चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या फिर पर यूनिट चेंज इन टाइम, है ना? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, दैट कैन बी कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, राइट?
अरे एंगल ही तो ऐड हुआ, बाकी तो पुराने कॉन्सेप्ट ही हैं सारे, है ना। यस सर। चेंज इन जो आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था वो वेलोसिटी होता था पहले, तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया है उसकी जगह पे ना, कुछ अलग नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चला भाई कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा, दैट विल बी योर वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी आपकी, वेलोसिटी। ई कैप के डायरेक्शन में होगी। किसके डायरेक्शन में होगी, टी कैप के डायरेक्शन। अब टी कैप का डायरेक्शन कौन सा था, टेंजेंट के अलोंग था क्या। Yes, sir. तो टेंजेंट Yes, के sir. अलोंग हमने पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी निकालना सीख लिया है, राइट। और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अबाउट द सेंटर, ऑब्वियसली अबाउट द सेंटर ही घूमेगा ना, ये घूमेगा ये सेंटर के अबाउट, ओमेगा वेलोसिटी से ये पार्टिकल घूमेगा, है ना, सर्कुलर मोशन करेगा। यहां तक क्लियर है सब, Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी। No, sir. बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स हम जानते हैं ऑलरेडी या पढ़ते हैं उनको हम मैथमेटिकली डिराइव कर रहे हैं अभी, ठीक है। v इक्वल्स टू आर ओमेगा होती है, तुमने सुना होगा पहले भी, ये तुम्हें पता होगा, सर्कुलर मोशन पढ़ा है स्पेसिफिकली अगर तो पता ही होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आता था ढंग से कि ये आया कैसे, ठीक है। तो वो हमने डिफाइन किया है बेसिकली, और डायरेक्शन के साथ डिफाइन किया है, यानी हमें डायरेक्शन भी पता है अब, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ। आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेट्स से कि dt टाइम में कोई पार्टिकल d थीटा एंगल घूम गया, dt टाइम में कोई एंगल घूमा कितना, d थीटा, समझ में आता है ना। पार्टिकल रेस्ट पे था यहाँ पे, dt टाइम थोड़ा आगे चला होगा, dt टाइम मतलब छोटा सा टाइम, बहुत जरा सा टाइम, थोड़ा आगे चला होगा, और आगे चल के जो घुमा ये जितना जितना चेंज आया इसके डिस्प्लेसमेंट में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, वो था d थीटा। D theta. तो एक सेकंड में कितना घूमेगा, d थीटा बाई dt घूमेगा ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. यूनिटरी मेथड तो आता है हमें, यूनिटरी मेथड यूज किया हमने, है ना। अरे पता समझ में आता है ना सबको, 5 रुपए के अगर 10 एप्पल आते हैं तो 1 रुपए का कितना आएगा, 10/5 ही तो आएगा, 2 रुपए, यानी एक एप्पल कितने रुपए का आया, 2 रुपए का, है ना। तो यूनिटरी मेथड यूज किया है बेसिकली, ठीक है। चलो भाई, ऑल्सो ओमेगा विल बी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर वेलोसिटी, जिसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं that in any circular motion the particle tangential velocity of the particle is v equals to r omega, right, v equals to r omega, है ना। टेंजेंशियल वेलोसिटी बन जाएगी ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और आप निकाल सकते हो हर एक t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 1 पे, आप सब पे निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, ठीक है। क्योंकि आपका ओमेगा क्या होता है, अरे v इक्वल्स टू r ओमेगा में ओमेगा क्या होता है, d थीटा बाई dt, Theta by dt. यानी हर सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का, वो आप निकाल सकते हो इससे। कूल है। Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो भाई, आगे चलते हैं। सो v इक्वल्स टू r ओमेगा, जिसमें कि r तो कांस्टेंट है आपका, रेडियस तो कांस्टेंट ही होगा ना, Yes, रेडियस तो sir. कांस्टेंट, ओमेगा चेंज हो सकता है, नहीं समझ में आई क्या बोला। v इक्वल्स टू r ओमेगा में r तो कांस्टेंट होगा, ओमेगा चेंज हो सकता है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो सिंस ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी एंड v इक्वल्स टू r ओमेगा, जिसमें कि r कांस्टेंट है, लेट से कि आपका ओमेगा वेरिएबल है, लेट से आपका ओमेगा वेरिएबल है, यानी कि आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन में तो घूम रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन लेट से कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज हो रही होगी, लेट से, Sir. हो सकती है, बिंदास हो सकती है। अब तुम खुद बताओ ना, अगर तुम किसी स्ट्रिंग से किसी पत्थर को ऐसे एक्सटेंड करके उसको बांध के और घुमाते हो, तो ऐसा हो सकता है ना कि आप एक ही स्पीड से नहीं घुमा रहे हो, आपका हाथ तेज हो गया, मान लो ऐसे तेज घुमाया, तो जो एंगुलर वेलोसिटी पहले थी, क्या अब टाइम के साथ वो चेंज हो रही है, क्या तेज हो रही है क्या। Yes, sir. ये एंगुलर वेलोसिटी जब थीटा के टी के साथ में चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं,
एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन डी बाई डी टी हुआ करता था, वैसे ही अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। सो अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सारे पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हैं हम आज, क्वेश्चंस कल करेंगे, ठीक है, अभी केवल पैरामीटर डिफाइन कर, राइट। तो ए क्या हो जाएगा भाई, आर ओमेगा डी डी टी बाई डी टी, डी ओमेगा बाई, हाँ ठीक है। एक बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया ओमेगा को, एक बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया टी कैप को। भाई आपका क्या था, v इक्वल्स टू आर ओमेगा था, आर ओमेगा टी कैप था क्या, v Yes, इक्वल्स sir. टू आर ओमेगा टी कैप था क्या बेटा, यस सर। बोलो हाँ या ना। sir. तो अगर Yes, मैं sir. इस वेक्टर को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मुझे आर तो कांस्टेंट है चलो, लेकिन ओमेगा और टी कैप दोनों तो चेंज हो सकते हैं ना। टी यस कैप को सर। कांस्टेंट कैसे बोल सकते हो आप, टी कैप कांस्टेंट होने का मतलब समझ में आता है कि एक ही टेंजेंट है, बस इसी डायरेक्शन में आपका पार्टिकल मूव करे, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर्कुलर मोशन में तो पार्टिकल हर बार डायरेक्शन बदलता है, तभी तो सर्कुलर मोशन में रह पाता है वो, बोलो हाँ या ना। यस Yes. सर। तो टी कैप को भी कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं टाइम के साथ में, इट इज आल्सो चेंजिंग, द डायरेक्शन इज आल्सो चेंजिंग, सो यू नीड टू डिफरेंशिएट। प्रोडक्ट रूल पढ़ाया था मैंने एक, याद है किसी को प्रोडक्ट रूल, एक्स Yes, वाई को sir. डिफरेंशिएट करना है लेट से, तो कैसे करोगे, पहले एक्स को करोगे वाई को कांस्टेंट रख के, फिर प्लस करके वाई को करोगे एक्स को कांस्टेंट रख के, याद है ये, Yes, sir. सेम दैट रूल वी हैव यूज्ड ओवर हियर। हमने एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या किया, आर को रखा कांस्टेंट बार, ओमेगा को रखा मतलब एक बार तो वेरिएबल के रूप में, और डी टी कैप को टी के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस इस बार टी कैप को कांस्टेंट रखा और ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दिया। ये सबको समझ में आया ये वाला स्टेप, Yes, sir. डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी, ये तो बन जाएगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा Yes, टी sir. कैप है ना, और डी टी कैप अपॉन डी टी ये बन जाएगा डी थीटा इंटू माइनस आर कैप। अब ये कहां से आया, ये आया यहां से, ये देखो, ये दिख रहा है सबको ये वाला इक्वेशन, यस सर। ये वाला डी टी कैप कितना था, डी थीटा इंटू माइनस आर कैप, राइट। तो हमको आर कैप चाहिए Yes, था, sir. ऑब्वियसली हमें रेडियस के टर्म्स में ही चाहिए था, ये आर कैप के टर्म्स में चाहिए था, सॉरी, तो इसलिए हमने टी कैप को रिप्लेस कर दिया डी थीटा इंटू माइनस आर कैप से, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी कितना था, Sir, omega. ओमेगा था, तो ये ओमेगा स्क्वायर बन गया क्या, ओमेगा इंटू ओमेगा, भाई ये टर्म था Sir. Yes, sir. Omega square. आर ओमेगा स्क्वायर, और माइनस मल्टीप्लाई किससे है, माइनस आर कैप, डायरेक्शन है उसकी, बोलो हाँ या ना बोलो, ठीक है। Yes. अच्छा एक बात बताओ, एक सर्कल में अगर आर कैप की डायरेक्शन ये है, अगर ये डायरेक्शन आर कैप की है, तो माइनस आर कैप की डायरेक्शन ये होगी क्या, पीछे की तरफ, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Opposite. Yes, sir. ऐसे बनाता हूं। अगर आर कैप की डायरेक्शन ऐसे है, तो माइनस आर कैप की डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी, यस सर। Yes, यानी sir. कि यानी कि अलोंग द टूवर्ड्स द सेंटर, ये था अवे फ्रॉम द सेंटर, और माइनस आर कैप क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा क्या बच्चों, तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि एक्सेलरेशन जो टोटल आया है हमारा, वो आया है एक तो आर ओमेगा स्क्वायर विच इज टूवर्ड्स द सेंटर, बोलो यस या नो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टूवर्ड्स सेंटर, इसको हटा के कहीं और लिखना पड़ेगा, ये चीज, ठीक है। और आर अल्फा आया है, वो आया है टी कैप यानी अलोंग द टेंजेंट। अलोंग द Tangent. टेंजेंट। टेंजेंट। अब बताओ लाइफ कैसी लग रही है,
बेटर लग रही है क्या? Yes, sir. Because हमारे पास Yes, दो sir. कंपोनेंट्स आ गए एक्सेलरेशन के। एक तो आ गया है अलोंग द सेंटर, रेडियल एक्सेलरेशन, यानी या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं इसको? Centripetal acceleration. Centripetal acceleration. और एक आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको क्या बोलते हैं एटी को? Tangential acceleration. समझ में आई दोनों चीजें? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, और यहां से क्लियरली बता सकते हो आप कि आर ओमेगा स्क्वायर तो बन जाएगा एसी, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और आर अल्फा बन जाएगा Tangentially acceleration. Tangential acceleration. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिए, और एक रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के लिए, यानी कि एक तो तेज करेगा उसको और एक क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। बच्चों 1 मिनट रुको, 30 सेकेंड्स वेट करो। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Keep you waiting. Yes, sir. ओके, क्या डिस्कस कर रहे थे हम? सो या द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना। और जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या करता है, क्या करता है? मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है ना, मैग्नीट्यूड को change कर देता है, कम या ज्यादा। ये सबको समझ में आ रहा है कैसे होता होगा? जैसे मान लो अलोंग द रेडियस लग रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो कोई बॉडी यहाँ पे, कोई पार्टिकल यहाँ पे, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा उस वजह से उसका, है Yes, ना। sir.
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करेगा, उसको स्पीड देगा ऐसे, है ना, स्पीड देगा, यानी उसको उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना चाहेगा, वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना चाहेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, डेरिवेशन आपने खुद ने किया है मेरे सामने, तो डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वेक्टर्स इन्वॉल्व है, तो जनरली आप लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते वेक्टर्स में, तो ट्राई करना कि फॉर्मूला ही याद रह जाए। अगर आपको फॉर्मूला याद रह जाता है ना, ये ओमेगा स्क्वायर आर और अल्फा आर अल्फा, तो आपको याद नहीं, डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये सबको पता है कि ओमेगा स्क्वायर आर को हम वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। यस सर। कैसे लिखा Yes, sir. Yes, sir. कैसे लिखा मैंने, ये कौन बताएगा? अरे v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है ना बेटा, अभी तो निकाला है तुमने, अभी तो डिफाइन किया है तुमने v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो वही तो यूज किया है ना, वही तो यूज किया है। ओमेगा की जगह क्या रख दिया, v अपॉन आर रख दिया, तो v स्क्वायर अपॉन आर बन Yes, गया। sir. आई बात समझ में सबको? ठीक है, Yes, यस सर। एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। No, sir. ठीक है, तो अब AT डिफाइन हो चुका है, AC डिफाइन हो चुका है। ठीक है, अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये एक तरह से पुश है, धक्का है ये, ना यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ये पुश है। ठीक है, तो dv/dt जब हम एक्सेलरेशन डिफाइन करते थे, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर नहीं, पुराना वाला एक्सेलरेशन, तो एक तरह से पुश ही तो होता था वो। कोई भी बॉडी अगर v वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसको अगर एक्सेलरेशन, उस पर एक्सेलरेशन अप्लाई कर दोगे, तो मतलब तुम फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे तभी आ रहा होगा एक्सेलरेशन, पहली बात तो फोर्स अप्लाई करोगे तभी आएगा एक्सेलरेशन, तो तुम पुश ही तो कर रहे हो उस बॉडी को, बताओ हाँ या ना? यस सर। Yes, बॉडी को sir. पुश ही तो कर रहे हो तुम एक तरह से। ठीक है, तो ये सेम चीज जब होती है आपके सर्कुलर मोशन में, तो कौन सा चीज आएगी पिक्चर में, अल्फा आएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन, yes, sir. है ना, यानी एंगुलर धक्का हो गया क्या एक तरह से, ये एंगुलर पुश हो गया क्या? सर स्क्रीन विजिबल स्क्रीन विजिबल नहीं है, सर बाकी विजिबल है। विजिबल है सबको, Yes, Yes. sir. पक्का? Yes, sir. ओके कूल। यस सर। हाँ, तो और अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, Yes, sir. डी ओमेगा बाई डी टी होता है, जैसे डीवी बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन, वैसे ही डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन ना, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो अल्फा होगा वो बेसिकली पुश देगा आपको, ठीक है, आपके बॉडी को, पार्टिकल को पुश देगा टू मूव इन द सर्कुलर पाथ। बात समझ में आई सबको? ठीक है, Yes, पुश sir. होता है ना, पुश, जैसे मान लो कोई पार्टिकल चल रहा है अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से, सर्कल में घूम रहा है ऐसे ऐसे, अब अगर तुम उसको तेज घुमाना है तो तुमको धक्का देना पड़ेगा ना, पुश देना पड़ेगा एक तरह से, है ना, तो वो द पुश कहां से मिलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन से। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन या अल्फा बोल लो, वो तुम्हें पुश दिलवाएगा वो वाला। ठीक है, ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी तो मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए फॉर्मूला डिराइव करके, डिफाइन करके लिख रखा है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, जो हमने पढ़ा हुआ है वही है। बस इसमें ये चीज समझ सकते हैं हम कि आपका जो एंगुलर पुश है वो दोनों तरफ से लग सकता है, जैसे कि अगर ओमेगा इधर लग रहा है तो अल्फा इस डायरेक्शन में भी लग सकता है, और अगर ओमेगा इधर लग रहा है तो आपका उल्टी डायरेक्शन में भी लग सकता है क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन? अगर ओमेगा इधर लग रहा है तो उल्टी डायरेक्शन में भी लग सकता है क्या अल्फा, Yes, Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. उल्टी डायरेक्शन मतलब जैसे उसमें रिटार्डेशन होता था, याद करो, लीनियर एक्सेलरेशन में रिटार्डेशन होता था एक, है ना, कि कोई बॉडी आगे मूव कर रही है लेकिन तुमने पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर दिया, उसको डी एक्सेलरेट कर दिया, बेसिकली रिटार्ड कर दिया, तो फिर वो रुकने लगता है ना, उसकी स्पीड कम होने लगती है। तो यहाँ पे भी फिर ओमेगा की वैल्यू कम होने लगेगी, बोलो हाँ या ना? Yes, है ना, sir. डायरेक्शन कुछ भी हो Yes, सकती है, sir. डायरेक्शन कुड बी एनीथिंग। ठीक है, ये बात याद रखना। चलो भाई, एंगुलर वेलोसिटी से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी से मतलब इसके मैं आपको फॉर्मूला वगैरह लिखा दूंगा, बाकी आपको आती तो सारी चीजें, और ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करें। ठीक है, तो आपका अभी टास्क क्या है, होमवर्क क्या है, वर्क पावर एनर्जी का नीट वाला पोर्शन सारा कंप्लीट कर लो, नीट वाला जो आपका शीट है ना, क्वेश्चंस है, उसको कंप्लीट कर लो, और सर्कुलर मोशन आपसे जितना हो जाए आप उतना कर सकते हो,
आप बोल रहे हो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी जिसने नहीं पढ़ा हुआ है वो केवल डीपीपी में फर्स्ट एक्सरसाइज करना, ठीक है? कूल है भाई? Yes, sir. चलो मिलते हैं अगली क्लास में। किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। कोई कुछ पूछ रहा था बेटा, आपकी आवाज कट रही है, एक बार फिर से बोलो। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप पूछ रहे हो बेटा, ये अभी तो पढ़ाया था लास्ट टाइम। ये एपरेंट फोर्स याद है, हमने पढ़ा था, सूडो फोर्स पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट। तो जब भी आपने कोई बॉडी को रोटेट करना है, एक होती सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रही सेंटर के डायरेक्शन में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? वो फोर्स जो कि लग रही है अपोजिट टू द सेंटर, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? एपरेंट फोर्स होती है बेसिकली, ये फील होती है। जो जैसे हम गाड़ी में भी चलते हैं ना, तब जब हम गाड़ी में चलते हैं अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो एक फोर्स हमें फील होती है बाहर की तरफ, ठीक है? उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर कोई पार्टिकल पे आप बैठ के देखोगे तो उसको भी फील होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ लगती हुई, है ना? सर्कल के एक तो सेंटर की तरफ लग रही है सेंट्रीपिटल, और आउटसाइड लग रही है, वो कौन सी हो गई? सेंट्रीफ्यूगल। उसका वैल्यू होता है एम ओमेगा आर स्क्वायर आर, ठीक है? दैट इज द वैल्यू। पढ़ेंगे हम, आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, यस थैंक यू। ठीक है? चलो भाई, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। Good night, sir. Good night, sir. Bye, sir. बाय बेटा, बाय।